हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी स्टडी हब में। आज हम लोग देखेंगे समतलीय आकृतियों का क्षेत्रफल। उसमें अभी बात करते हैं त्रिभुज का। इसमें आज देखेंगे हम लोग त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त के बारे में। ठीक, तो सबसे पहले त्रिभुज का कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ तो त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीन भुजाएं होती हैं और तीन तीन भुजाएं में कितने कोण होते हैं, तीन कोण, और उनके तीनों कोण का योग कितना होता है, 180 अंश। तो यहाँ एक त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, जिसमें बी सी जो है आपका आधार है, ठीक, और ए से बी सी के बीच का दूरी, मतलब ये वाली दूरी आपका क्या है, ऊंचाई है। और आपके क्वेश्चन में दिया है कि आधार और ऊंचाई आपको दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज का। तब आप क्या फॉर्मूला लगाते हैं, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन ये तो सिंपल था कि आपको आधार और ऊंचाई दिया है, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपको आधार और ऊंचाई नहीं दिया रहता है और तीन भुजाएं दिया गया होता है, तीनों भुजाएं बराबर नहीं होती, ए बी सी, तीनों भुजाएं बराबर नहीं है। उस केस के लिए क्या फॉर्मूला लगता है क्षेत्रफल का, तो यहाँ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब ये चीज तो आ गया कि एस अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी है, लेकिन ये एस क्या है ये देखना है, क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो कैसे पता चलेगा। तो ये एस बराबर क्या होता है कि तीनों भुजाओं का योग ए प्लस बी प्लस सी भागित में 2, ठीक। तो ये आपका एस का वैल्यू क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी भागित में 2। और इस तरीके का क्षेत्रफल कब काम आएगा, विषमबाहु त्रिभुज में आ जाएगा, ठीक। लेकिन आप इस क्षेत्रफल को किसी भी त्रिभुज में लगाएंगे तो हमेशा आंसर सही आएगा। ऐसा नहीं कि केवल विषमबाहु में, समबाहु त्रिभुज में भी वही आंसर आएगा। जितने भी त्रिभुज हैं जिसमें ये मतलब तीन भुजाएं दी हैं, अगर आप उस त्रिभुज में इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो आपका आंसर सही आएगा। बल्कि आपको ये अगर ये वाला भी फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक, लेकिन आपको यहाँ पास जो दिया है भुजा, तीनों भुजा दिया, आधार और ऊंचाई नहीं देखे, आधार ऊंचाई के साथ तीनों भुजाएं भी दी हैं, तो भी आप इससे निकाल सकते हैं। और आधार ऊंचाई दिया तो डायरेक्टली ये वाला सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है। इतना कोई नोट कर लीजिए। अब अगला जो आते हैं वो किस में आएंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अंडर रूट 3/4, ठीक, ए का स्क्वायर, मतलब भुजा का स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट 3/4 ए का स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, हीरोन्स फार्मूला से प्रूव करके देखते हैं आता है कि नहीं आता है। हीरोन्स का फॉर्मूला क्या था, अभी पढ़े थे, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक। यहाँ देखिए एस बराबर क्या हो गया, ए प्लस ए बट्टे में 2, मतलब कि 3a/2, यही हो गया। तो देखिए हम लोग रखते जाते हैं फॉर्मूला में, ये हो गया आपका 3a/2 गुणा 3a/2 माइनस ए, 3a/2 माइनस ए और 3a/2 माइनस ए। अब देखिए ये है 3a/2 माइनस ए, ठीक है, इसको सॉल्व पहले कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या कर देते हैं, एलसीएम ले लिए 2, तो ये क्या हो गया 3a माइनस 2a, ठीक है। अगर यहाँ मैं 2 का गुणा करूँगा तो यहाँ भी करूँगा, तो ये कितना हो गया, a/2, ठीक। ये वाला आपको समझ में आया होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इस जगह में रख देते हैं,
3a/2 गुणा a/2 गुणा a/2 गुणा a/2। ठीक, तब आपके पास क्या आ जा रहा है देखिए, यहाँ से 3 गुणा a कितने बार है, 1 2 3 4, मतलब a का पावर 4। वैसे 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 2 का पावर 4। तब यहाँ से देखिए आपका 2 का पावर 4 है, तो बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा, 2 का पावर 2। वैसे यहाँ से बाहर निकलेगा तो कितना निकलेगा, a का स्क्वायर, और हमारे पास बचेगा क्या, √3। ठीक, अब √3 को √3 ही रह देते हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 4, और ये हो गया आपका a का स्क्वायर। देखिए आपका फॉर्मूला आ गया। किससे निकाल दिया मैं, हेरोल्स फार्मूला। तो इसलिए आपको अगर ये फार्मूला याद नहीं हो रहा है इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ये फार्मूला याद है तो आप इस जगह में पहुंच सकते हैं, लेकिन अगर ये फार्मूला याद है तो आप इस जगह में नहीं पहुंच सकते, लेकिन ये याद है तो यहाँ आप आ सकते हैं। ठीक, अब इसको मिटा देता हैं इधर वाले को। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग का सिंपल त्रिभुज का क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो आधार कितना हो रहा है, देखिए यहाँ a है तो a लिख दिए। हम लोग का ऊंचाई कितना हो जाएगा फिर, √3/2 गुणा a। कैसे, √3 गुणा 1 कितना हो गया, √3, 2 गुणा 2 कितना हो गया 4, 1 गुणा a स्क्वायर। इसलिए समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई अगर पूछ दिया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होती है, तो ऊंचाई कितना होता है, √3/2 a। तो ये होता है समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। ठीक, इतना में देख लीजिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ और एक दो केस आते हैं। ठीक, पहला केस क्या आता है, एक अंतःवृत्त हो, ठीक, और एक क्या हो, बाह्यवृत्त हो। दो केस हो सकते हैं कि इस त्रिभुज पे क्या हो, पहला अंतःवृत्त हो और दूसरा क्या हो, बाह्यवृत्त हो। दोनों हो सकता है। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या, इस त्रिभुज के लिए अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाती है, a/√3। और बाह्यवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बाह्यवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाती है, 2a/√3। ये डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाता है आपका कि अगर इस तरह का त्रिभुज दे दिया, बोल दिया समबाहु त्रिभुज है, उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए कितनी होती है, a/√3। और बाह्यवृत्त की त्रिज्या को देगा तो क्या होना चाहिए, 2a√3। तो ये आपको त्रिभुज का इतना कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं किस पे, चतुर्भुज पे। लेकिन चतुर्भुज से पहले हम लोग एक चीज देख लेते हैं क्या, षष्ठभुज। क्यों षष्ठभुज को देख रहे हैं, अभी आपको पता चलेगा। 1 2 3 4 5 6। देखिए षष्ठभुज कुछ ऐसे ही होता है। ठीक, अब देखिए ये हर षष्ठभुज जो होता है ये अपने आप में क्या होता है, षष्ठभुज, हर षष्ठभुज का एक एक जो है, अब ये अपने आप में एक क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। ये अपने आप में क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल का जब भी बात आएगा
षष्ठभुज का क्षेत्रफल। तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a का स्क्वायर। अब इसमें कितने समबाहु त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ आपको कितना से गुणा करना होगा, 6 से गुणा करना होगा। और इससे आप क्या निकाल सकते हैं, षष्ठभुज का क्षेत्रफल। तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 गुणा √3/4 a का स्क्वायर। इतना तो क्लियर होगा आपको। अब इससे आगे आते हैं हम लोग चतुर्भुज पे, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला आ जाता है, उसमें बोल देता है कितनी उसकी क्षेत्रफल होगा षष्ठभुज का। अब चतुर्भुज में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, देखिए पहला पढ़ेंगे क्या, आयत, दूसरा वर्ग, तीसरा समांतर चतुर्भुज, चौथा समचतुर्भुज और पांचवा समलंब चतुर्भुज। आज इतने सारे चीज को आज हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं किसका, आयत। तो आयत क्या होता है, देखिए आयत में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 भुजाएं। आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और प्रत्येक भुजा कितने अंश की होती है, 90 डिग्री। ठीक। और आयत की लंबाई इसको क्या बोलते हैं, L, और चौड़ाई की क्या बोलते हैं, B। ठीक। तो हम लोग के पास यहाँ 3 चीज पूछता है। पहला पूछता है क्षेत्रफल, दूसरा पूछता है परिमाप, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और आयत का विकर्ण। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है, इन दोनों का गुणनफल, मतलब L × लंबाई गुणित चौड़ाई, ये तो आपको पता होगा। लेकिन अगर परिमाप में बोल दें तो परिमाप क्या होता है कि इस पूरे क्षेत्र को एक बार में जब घूमते हैं, मतलब इस बिंदु से स्टार्ट करके घूमना स्टार्ट करें, मतलब ऐसे स्टार्ट किए, फिर ये फिर ये फिर ये, और इसी बिंदु पर आके खत्म किए, तो कुल दूरी जितनी चलनी पड़ती है वही होता है आपका परिमाप। तो यहाँ देखिए ये अगर L है, ऊपर वाला भी L होगा क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर, ये B तो ये B। अब देखिए यहाँ से अगर स्टार्ट करें A से, इसको ABCD नाम दे देते हैं। अगर वो A से स्टार्ट कर रहा है तो A से B के बीच कितना चल रहा है, L, B से C के बीच कितना चल रहा है, B, C से D के बीच कितना चल रहा है, फिर वो L चल रहा है, और D से A के बीच में कितना चल रहा है, B चल रहा है। मतलब कि वो 2 बार L चल रहा है, 2 बार B चल रहा है, मतलब 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। और विकर्ण बोल रहे हैं, ठीक है। अगर विकर्ण निकालना है तो देखिए अगर ये 90 अंश का कोण बन रहा है और ये इस विकर्ण से इस को टच कर दें, A से C को टच कर दें, ठीक, तो हम लोग को क्या आता है, एक प्रमेय आता है जिसका नाम देते हैं पाइथागोरस। अब पाइथागोरस जी क्या बोलते हैं कि आधार का वर्ग और ऊंचाई का वर्ग, मतलब L² + B² का अंडर रूट इसके ऊंचाई, मतलब इसके कर्ण के बराबर होगा। तो कर्ण इसका या फिर विकर्ण क्या हो जाएगा, √L² + B²। ठीक। जब आप आयत पढ़ रहे हैं तो आपको याद रखना होगा कि ये आयत का काम किस में आएगा, घनाभ में, ठीक, और वर्ग का काम किस में आएगा, घन में। अगर ये दोनों का अगर वर्ग और आयत आपका क्लियर है तो घनाभ और घन भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला था किसका, आयत का। ठीक। अब आयत में तो आपको दिक्कत गया नहीं। अब अगला बात करते हैं हम लोग किसका, वर्ग का। जब हम लोग वर्ग का बात करेंगे तो लिखिए क्या, वर्ग। वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और चारों भुजाएं का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो
तो अगर ये ए, तो ये A। अगर A B C D, ठीक। अब देखिए इसको मिटा दिया। आयत जब पढ़ रहे थे तो आयत का क्षेत्रफल में क्या बोले थे, लंबाई गुणित चौड़ाई। वैसे ही वर्ग का क्षेत्रफल में भी आप वही याद कीजिए, लंबाई गुणित चौड़ाई। लेकिन लंबाई इसका कितना है a, चौड़ाई कितना है a, मतलब कि a का स्क्वायर, मतलब कि भुजा का स्क्वायर। और क्या बोल सकते हैं, भुजा का स्क्वायर। केवल हम लोग किसको याद किससे किए हैं, आयत से, ठीक। उसके बाद होता है परिमाप। तो इसका परिमाप देखते हैं। तो आयत का परिमाप क्या था, आयत का जब हम लोग लिखे थे 2l + d, ठीक। यहाँ l बराबर क्या लिख दीजिए आप, a लिख दीजिए। b बराबर भी क्या लिख दीजिए, a लिख दीजिए। तो 2 × 2a बराबर कितना आ गया, 4a, ठीक है। तो यानी 4 गुणित भुजा क्या होता है, वर्ग का परिमाप। या फिर इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं, 1 2 3 4, 4 गुणित भुजा। और विकर्ण, विकर्ण के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल का, आयत का विकर्ण का यूज करते हैं। आयत का विकर्ण क्या होता है, √l² + b²। अब l² तो है नहीं, यहाँ क्या है a², यहाँ भी क्या है a²। तो यहाँ क्या बच गया हमारे पास, देखिए a² + a² बराबर क्या होगा, 2a का स्क्वायर, या फिर a√2, क्योंकि a² बाहर निकल के क्या बचेगा, a बचेगा। तो यहाँ तक आपका हो गया वर्ग। देखिए वर्ग आपको समझ में आया कि नहीं। केवल हम लोग जहां जहां आयत का एल और बी था वहां हम लोग क्या रखते गए हैं, ए और ए रखते गए हैं। अब अगला हम लोग देखेंगे क्या, समांतर चतुर्भुज। देखिए समांतर चतुर्भुज क्या होता है, जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, समानांतर होती हैं, ठीक है, और बराबर होती हैं। या फिर आमने सामने की भुजाएं बराबर और समानांतर होती हैं, उसी को क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। लेकिन इसमें एक चीज याद रखिएगा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते। यहाँ लिख देता हूँ, विकर्ण बराबर नहीं होते, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन में बनता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक। कई बार समांतर चतुर्भुज की 4 प्रॉपर्टी लिख दिया, उसमें लिख दिया कि विकर्ण बराबर होते हैं, और आपको बताना है कि गलत क्या है। तो यही गलत होता है कि विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। क्योंकि एकदम सिंपल सा था, इसका क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई। तो ये आपका हो गया समांतर चतुर्भुज। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या चीज, सम चतुर्भुज। अगला जो हम लोग देखेंगे वो क्या देखेंगे, सम चतुर्भुज। देखिए सम चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक। देखिए ये वर्ग के तरह ही होता है, वर्ग में चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। लेकिन इसमें कोण जो होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता है, बाकी इनकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और इनका क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए इसमें भी विकर्ण बराबर नहीं होता है, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। अब अगर विकर्ण देखें तो 1/2 हो गया। विकर्ण इसमें कौन कौन सा है, देखिए विकर्ण मतलब एक भुजा से सामने वाली भुजा को मिलाने वाली भुजा, मतलब AC गुणा PD। 1/2 A से C AC, B से D BD, 1/2 AC गुणा BD। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल।
और इसका जो परिमाप होगा, अगर चारों भुजाएं बराबर हैं तो कितना होगा, 4 गुणित भुजा या 4 गुणित ए, अगर भुजा को हम लोग ए मानते हैं तो जितना आपका वर्ग का है। ठीक, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो क्या चीज देखेंगे, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज देखिए, समलंब चतुर्भुज क्या होती हैं, जिनकी दो भुजाएं समानांतर होती हैं और दो भुजाएं समानांतर नहीं होती हैं। मतलब ये हो गया आपका एक समलंब चतुर्भुज जिसमें ए बी सी डी। देखिए, ए बी और सी डी आपस में समानांतर हैं, लेकिन ए डी और बी सी ये आपस में समानांतर नहीं। तो इनका जो क्षेत्रफल होता है ये क्या होता है, 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई या फिर इनके बीच की लंबवत दूरी। ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार ऊंचाई लिख देता है, कई बार लिखता है कि इनके बीच की लंबवत दूरी इतनी दी हुई है। ठीक है, तो 1/2 समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजा कौन है यहाँ, ए बी प्लस सी डी, यही है। और इनकी ऊंचाई देखिए, यहाँ से हम लोग क्या खींचते हैं, एक लंब खींच देते हैं, इसको नाम दे देते हैं एम, इसको दे देते हैं एन। तो ऊंचाई को हम लोग या तो डी एम लिख सकते हैं या तो सी एन लिख सकते हैं, तो डी एम लिख सकते हैं। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ये आपका हो गया समलंब चतुर्भुज। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, वृत्त को देखेंगे। अगला कॉन्सेप्ट क्या चीज का होगा हमारा, वृत्त का होगा। ये हमारा क्या है, वृत्त है। इनके बीच में जो बिंदु होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्र। और केंद्र से वृत्त की किसी भी जो परिधि गया है उसको जो टच कर रहा है, मतलब वृत्त के यहाँ परिधि पे, तो ये केंद्र से जितनी दूरी होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और अगर यहाँ दोनों को अगर टच कर रहा है, जो सबसे ज्यादा जो केंद्र से होके जा रहा है, मतलब एक ऐसी जीवा, देखिए जीवा क्या होती है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीवा। जीवा मतलब कि इनकी परिधि को टच करने वाली कोई रेखा कहीं से भी टच करेगी, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीवा। और जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, क्या, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वही क्या होता है, वृत्त का व्यास। जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होगी वही क्या होगा, वृत्त का व्यास। जो कहाँ से पास होगी, तो पास कहाँ से होगी, पास कहाँ से होगी, आपके सेंटर से। मतलब वृत्त की सबसे बड़ी भुजा, मतलब जो जीवा होगी वो कहाँ से जाएगी, आपके सेंटर से होके जाएगी। इस चीज को आपको याद करके रखना है। ठीक, उसके बाद करते हैं हम लोग बात क्षेत्रफल का और परिधि का। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, आप लोग पढ़े होंगे, पाई आर का स्क्वायर। क्या होता है, पाई आर का स्क्वायर। मतलब आर को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ त्रिज्या को बोलते हैं आर, व्यास को बोलते हैं हम लोग डी।
ठीक। अब देखिए डी बराबर क्या होता है, यानी व्यास, 2 गुणित त्रिज्या या फिर आर। तो अगर यहाँ से हम लोग आर निकालें तो आर बराबर क्या हो जाएगा, d/2। तब हम लोग यहाँ पर वैल्यू रखते हैं पाई इंटू d/2 का स्क्वायर, मतलब कि क्षेत्रफल को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, पाई डी का स्क्वायर बट्टा में 4। ठीक, ये आपका हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। और दूसरा चीज बात करते हैं परिधि। परिधि मतलब एक चक्कर लगाने में जितनी दूरी तय करना पड़ेगा। तो इस एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय करना पड़ेगा, 2πr, 2π गुणित त्रिज्या। और त्रिज्या को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2π इंटू d/2 व्यास का वो कर दे तो 2 से 2 कट गया तो क्या लिख सकते हैं, पाई। तो अगर आपका त्रिज्या दिया है तो आप इस फॉर्मूला से निकालिए, अगर व्यास दिया तो इससे निकालिए। तो आप ऐसे इसके क्षेत्रफल और परिधि को निकाल सकते हैं। ठीक, लेकिन जब बात करें अगर यही जो वृत्त है ये अर्धवृत्त में बदल जाए, मतलब ये आधा भाग गायब है। ठीक, इसको मिटा दे रहा हूं। तब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ये क्या होगा, पाई आर का स्क्वायर तो रहेगा, बट्टा में क्या हो जाएगा 2, या फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, पाई डी स्क्वायर, बट्टे में क्या था यहाँ 4 था, तो 4 गुना 8। ठीक, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बट्टा 2 या पाई डी का स्क्वायर बट्टा में 8। लेकिन यहाँ इससे दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि आधा तो करना है, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के उसका आधा तो करना है, यही होता है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। लेकिन इसकी परिधि में अंतर आता है। देखिए पूरे वृत्त का परिधि कितना था, 2πr, आधे वृत्त का कितना हो जाएगा, पाई आर आप बोलेंगे, ये तो ठीक है पाई आर होगा। लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो चक्कर लगा रहा था ना पहले, अब इसको भी तो क्लोज करना पड़ेगा ना, क्योंकि परिधि क्या होता है, परिधि या परिमाप जिस बिंदु से चालू किया उसी पे खत्म। तो हम लोग यहाँ से चालू करके जब यहाँ तक आ रहे हैं तो पाई आर तो हो रहा है, लेकिन इस दूरी को हम लोग नाप रहे हैं क्या, तो इस दूरी को हम लोग भूल जाते हैं। और ये कितना होता है, r प्लस आर, यानी कि 2r। तो यहाँ से अगर r कॉमन निकालें तो हमारा परिधि क्या हो जाएगा, r गुणा पाई प्लस। तो इस तरीके से आप वृत्त का क्षेत्रफल, परिधि, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त की परिधि निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है वृत्त में ही, जिसको आप सुने होंगे कभी, चक्रीय चतुर्भुज। ठीक, क्या कॉन्सेप्ट आता है, चक्रीय चतुर्भुज का। अब इसको भी देख लेते हैं, चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है कि ये क्या होता है, त्रिभुज मतलब वृत्त में बना हुआ कोई चतुर्भुज होता है, जिसकी चारों भुजाएं किससे, मतलब जिसके चारों जो कोण है वो किससे टच होंगे, आपके वृत्त से टच होते हैं। ठीक, इसको जैसे नाम दे दिए A B C D। तो देखिए इसमें सबसे बड़ा चीज जो पूछा जाता है, इसके कोण से पूछा जाता है कि आपको कोई एक कोण दे देगा, बोलेगा कि इसके सामने वाली भुजा का कोण कितना होगा या अगल बगल का कोण कितना होगा। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज का जब भी आए, ठीक, तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण, मतलब एंगल B किसके बराबर हो जाएगा, एंगल B प्लस एंगल D कितने के बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। आमने सामने के जो कोण है उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री। ऐसे A और C का कितना हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। इसमें अगर ये दे दिया कि ये 73 डिग्री है, आपको पूछेगा कि एंगल D कितना होगा, तो एंगल D कितना हो जाएगा, 180 माइनस 73 डिग्री, मतलब कि 107 डिग्री। इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आज हम लोग क्या क्या देखे, पहला त्रिभुज देखे, फिर चतुर्भुज देखे, फिर वृत्त देखे, फिर वृत्त के अंदर हम लोग क्या देखे, चक्रीय चतुर्भुज देखे। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, इनसे क्वेश्चन को हम लोग कल करेंगे। आज जो हम लोग देखेंगे आपके बहुत काम आएगा, क्योंकि पेपर में ज़्यादातर फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो उस जगह में आपका ये बहुत काम आएगा। तो थैंक यू दोस्तों।